जाए, आपका सीपीसी में जो शुरू करना था, आपका प्लीडिंग शुरू करना था, यानी कि अभिवचन। यहाँ थोड़ा सिद्धांत भी है, थोड़ा कठिन भी है, और आदेश 6, 7, 8 से मान के चलिए मेंस और प्री में आपका दो क्वेश्चन बनते हैं। आपका मेंस में भी बनते हैं, प्री में भी। प्री में पिछली बार कौन क्वेश्चन बना था वो हम बताएंगे। उत्तराखंड में क्या बना था, तो पहले तो प्लीडिंग शब्द का मतलब जानिए। और प्लीडिंग का मतलब यानी कि अभिवचन साधारणतया, या प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग का मतलब ये होता है कि सिविल मामलों में दो पक्षकार होते हैं। आपका एक उदाहरण बना लिया जाए पहले, तब फिर शुरू किया जाए। ए और बी। मान लीजिए ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है और बी लौटाने से इनकार करता है। तो ऐसी दशा में ए बी के खिलाफ सूट फाइल करेगा कोर्ट में, न्यायालय में वाद दायर करेगा और अपने न्यायालय से कहेगा कि हजूर भी हमारा 5,000 उधार लिया है, इसको दिलवाया जाए। तो ये जो वाद दायर करेगा वह किस माध्यम से करेगा, तो प्लेंट के माध्यम से, वाद पत्र के माध्यम से। और बी ए के दावे का जब जवाब देगा तो ये रिटेन स्टेटमेंट या प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन हम कहते हैं, शॉर्टकट में डब्ल्यूएस कहते हैं। यानी कि ये कैसे जवाब देगा, किस माध्यम से, लिखित कथन। अब आप लोग बताइए, वाद पत्र किसका अभिवचन होता है। यानी कि अब क्वेश्चन ये बना कि जो प्लेंट होता है, जो वाद पत्र होता है, वह किसकी प्लीडिंग होती है, वादी की। और अगर कोई पूछ ले कि प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन या डब्ल्यूएस या रिटेन स्टेटमेंट किसकी प्लीडिंग है, आपका प्रतिवादी यानी कि विपक्षी। अब पहले आपका आदेश 6 रूल 1 पर आ जाए, तब आपका और नियम बताया जाए। आपका आदेश 6 का नियम 1 बताता है, अभिवचन के बारे में बताता है। अभिवचन का मतलब क्या हुआ, तो वाद पत्र या लिखित कथन। अब फिर क्वेश्चन हम बनाएं, तो वाद पत्र क्या होता है, लिखित कथन किसे कहा जाएगा। तो वाद पत्र को अर्जी दावा भी कहा जाता है, प्लेंट भी कहा जाता है, अर्जी नालिश भी कहा जाता है, और इंग्लैंड में इसे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम यानी कि दावों का कथन कहा जाता है। फिर पहले वाद पत्र की और शब्द जानिए। आपका प्लेंट यानी कि वाद पत्र को अर्जी दावा, अर्जी नालिश, और इंग्लैंड में इसे दावों का कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स कहा जाता है। तो वाद पत्र होता क्या है, वाद पत्र वादी का अभिवचन होता है, जिसके माध्यम से वादी अपनी बातों को न्यायालय में रखता है और न्यायालय से रिलीफ या अनुतोष की मांग करता है। भाई रटे रहिए, किसका यह प्लीडिंग है, किसकी बातें हैं, कौन कथन करता है वाद पत्र के माध्यम से, वादी। और न्यायालय में उन तथ्यों को दर्शाता है जिन तथ्यों के आधार पर वह न्यायालय से अपने फेवर में निर्णय की मांग करता है। अब एविडेंस की धारा 101 भी आपका कवर करना है। 101 बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का प्रारंभिक भार। तो सबूत का प्रारंभिक भार किस पर होता है, तो जो पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके फेवर में कोई निर्णय दे या आदेश पारित करे, डिक्री पारित करे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पक्षकार पर होता है और उन तथ्यों को उसी के द्वारा ही प्रूफ किया जाता है।
जिन तथ्यों के आधार पर वह न्यायालय से फैसले की अपने फेवर में क्या करता है मांग। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्जी नालिश या प्लेंट या अर्जी दावा या दावों का कथन जो वादी द्वारा लिखित रूप में दायर किया जाता है, वादी उस लिखित कथन में उन बातों का उल्लेख करता है जिन बातों के आधार पर वह अपने फेवर में न्यायालय से निर्णय की मांग करता है। अब प्लेंट में या अर्जी नालिश कहिए या अर्जी दावे में आपका इसके बारे में विस्तृत प्रावधान इस संहिता के आदेश 7 में किया गया है। यानी कि वाद पत्र में अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, वाद पत्र कब रिजेक्ट हो जाएगा और कब नहीं होगा, वाद पत्र में कौन कौन सी बातें लिखनी है, इसका विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलेगा, आदेश 7 में। याद रखिए, आगे इस 6 के बाद पढ़ा जाएगा कौन सा आदेश, 7। अब लिखित कथन पर आ जाइए। लिखित कथन को हम कहते हैं प्रतिवाद पत्र या आपका प्रतिवादी का अभिवचन या रिटेन स्टेटमेंट या लिखित कथन। प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी का यानी कि विपक्षी का अभिवचन होता है जिसके आधार पर सामान्यतः वह वादी द्वारा मांगे गए अनुतोष का विरोध करता है। यानी कि अगर ए ने कहा है कि बी हमारा 5,000 रुपया लिया है, तो बी आपका अपने कथन द्वारा अपने अभिवचन द्वारा ए के दावे का जवाब देगा और बी जिस तरीके से जवाब देगा वह तरीका क्या कहलाएगा, वाद पत्र के लिखित कथन। लिखित कथन, तो लिखित कथन के बारे में विस्तृत जो हम चर्चा करेंगे वह आपका आदेश 8 में करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्रम से याद करिए, अभिवचन कहाँ दिया है, 6 में। अभिवचन में क्या शामिल है, तो आदेश 6 का नियम 1 बताता है कि वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र। पूछा जा चुका है, गलत ना हो और ना लगा दीजिएगा बीच में। एक बार बेरेक्ट में देखिए तो सही है ना। हाँ, यह लिखा है, ये नहीं कि और लगा दीजिएगा। तो वाद पत्र हमने हल्का सा बताया क्या है, डिटेल में आदेश 7 में जाएगा तब बताएंगे। प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन क्या है, ये किसका अभिवचन होता है, विपक्षी का। इसके लिए डिटेल में वर्णन किस में जाएगा, आपका आर्डर 8 में। और दोनों चूंकि प्लीडिंग है तो दोनों लोग अपनी बातों को जब लिखेंगे तो उसके लिए एक सामान्य नियम, चाहे वाद पत्र हो या प्रतिवाद पत्र हो, यानी कि प्लेंट हो या रिटेन स्टेटमेंट हो, दोनों लोग अपनी बातों को लिखेंगे। इसी को प्लीडिंग कहते हैं। और प्लीडिंग के बारे में व्यापक प्रावधान किस आर्डर में है, तो आर्डर 6 में। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनता है। अभी क्वेश्चन का मॉडल बताया जाएगा। अब आइए आपका आखिर अब प्रिंसिपल देखा जाए। आदेश 6 का नियम 2 देखिए। जहाँ तक आर्डर 6 का रूल 2 का प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपका भाई आसान नहीं बनता, मैं बता दूं। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन बनाया गया है आयोगों द्वारा और एक एक छोटी छोटी बातों को गौर भाई करिए। यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, आदेश 6 का नियम जो 2 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला जो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग या अभिवचन का नियम या अभिवचन का जो सिद्धांत है वह कहाँ समाहित है, तो बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए, आदेश 6 के नियम 2 में। यानी कि आदेश 6 के रूल 2 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीडिंग अभिवचन के सिद्धांत को समाहित किया गया है।
तो अभिवचन के सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं, अब थोड़ा डिटेल में देखिए। पहले शब्दों को तोड़ लिया जाए और इसी में देखिए क्वेश्चन हम निकालेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक एक प्रावधानों को पहले हम अलग करेंगे। चार आपका माने कह सकते हैं कि चार सिद्धांत हैं अभिवचन के, पहले चारों को अलग अलग बेयर एक्ट से किया जाए तब समझा जाए। देखिए पहला खंड देखिए भाई, हर अभिवचन में उन तात्विक तथ्यों का जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार यथा स्थिति अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है, और केवल उन तथ्यों का, न कि उन साक्ष्यों का जिनके द्वारा वे साबित किए जाने हैं, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्लीडिंग का सिद्धांत, अभी पूरा बेयर एक्ट पढ़ लिया जाए तब इसको तोड़ा जाए। दूसरा खंड ये है कि हर प्लीडिंग में आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा, जो यथाक्रम संख्यांकित किए जाएंगे, यानी कि 1 2 3 किए जाएंगे। हर अभिवचन सुविधा अनुसार पृथक पैरा में किया जाएगा, यानी कि अलग अलग आप अपनी बातों को क्रम देकर अलग अलग पैरा में लिखिए। जैसे कि आप आवश्यक तत्व निकालते हैं बेयर एक्ट का, और एसेंशियल एलिमेंट निकालने के बाद अलग अलग पैराग्राफ में उसकी आप क्या करते हैं, व्याख्या। उसी प्रकार प्लीडिंग में भी आपका नंबर 1 2 3 लिखकर और पैरा लिखते रहिए, ताकि हर एक बात अलग अलग स्पष्ट रूप से क्या हो, दर्शित हो। पेजिंग भी दी जाती है। जब आप हाई कोर्ट में देखेंगे तो मान लीजिए 100 पेज की याचिका है, तो किस 100 पेज में किस पेज नंबर पर है, किस पैरा में है, तो आपका जज साहब तुरंत पूछते हैं वकील से, तो ये बात कहाँ लिखी गई है, तो आपको पहले से तैयार करके जाना पड़ता है, तुरंत बताना पड़ता है कि पेज नंबर इतना और पैरा नंबर क्या देखिए सर, इतना देखिए, इसमें ये बात हमने क्या की है, लिखी है। अगला देखिए, अभिवचन में जो तारीख रहेंगी, यानी कि डेट जो रहेगा, जो राशियां और संख्याएं अंकों और शब्दों दोनों में लिखी जाएंगी। देखिए जो तारीख रहती हैं और जो राशियां रहती हैं और जो संख्याएं रहती हैं, आपका जैसे 1 2 3 तारीख, आपका कई तारीख है, और आपका जो राशि है 5,000 रुपया, ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका वर्ड में भी रहेगा, और यानी कि शब्द में भी रहेगा, और नंबर यानी कि आपका अंक में। क्यों ऐसा बनाया गया कि अंक और शब्द में, इसका उत्तम उदाहरण एविडेंस की धारा 126 से पहले देखिए। एक वकील साहब हैं, एक क्लाइंट आता है, वकील साहब कागज उसका देखते हैं और देखते हैं कि 5,000 रुपया यह बी को दिया है और मुकदमा करना है। वह दूसरी बार आता है, तब वकील साहब देखते हैं कि 1 0 क्या हुआ है, बढ़ गया है, यानी कि 5,000 का कितना बना दिया हमारे क्लाइंट ने, 50,000। तो नियोजन के बाद आपका क्लाइंट ने कपट कर दिया है और 5,000 को कितना बना दिया है, 50,000। अगर अतः अधिवक्ता साहब इस बात का एविडेंस दे सकते हैं न्यायालय में आकर कि जब क्लाइंट आया था तो 5,000 लिखा था, और जब मुकदमा चलने लगा तो कितना इसमें दिखा रहा है, 50,000। अतः क्लाइंट ने वकील हमें नियुक्त करने के बाद फ्रॉड कर दिया और 5,000 को कितना बना दिया, 50,000। अतः जो भी तारीख लिखिए ताकि घोटाला न हो, जो भी राशि लिखिए और जो भी आपका अंक लिखिए, यानी कि जो भी आपका संख्याएं लिखिए, वह अंक में भी लिखिए, शब्द में भी। अब समस्या एनआईए एक्ट में जाना है।
परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 है ना, 1881, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे एनआईए कहा जाता है। एनआईए में ये स्पष्ट याद रखिए प्रावधान है कि अगर कोई बात अंक और शब्द दोनों में लिखी गई है और डिफरेंट है, यानी कि मान लीजिए कि आपका शब्द में अंक में लिखा गया है 5000 और शब्दों में 50,000, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन मान्य होगा, बताइए तो। हाँ, शब्द मान्य होंगे। ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि मान लीजिए एक आदमी ने चेक जारी किया, अंक में लिखा 50,000 5,000 और शब्दों में लिख दिया है आपका 50,000, विवाद उत्पन्न हो गया। तो ऐसी दशा में कौन रकम मान्य होगी, तो जो शब्दों में लिखी गई है, क्योंकि शब्दों में फेर फार आसानी से नहीं किया जा सकता, और अंकों में तो एक जीरो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसीलिए अब चेक, पहले लोग घोटाला कर देते थे, चेक में भी एक जीरो बढ़ा देते थे। अब चेक आपका हाई टेक जारी हो रहे हैं, पहले मशीन में उसको डाला जाता है, कहीं कोई आपका ओवर राइटिंग तो नहीं है, या कहीं कोई चेक का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। ये पहले मशीन में डालकर चेक किया जाता है और तब आपका चेक से पैसा निकलता है। मैंने अब पहले घोटाला कर देते थे लोग ज़्यादा, अब सुरक्षा थोड़ा ज़्यादा है। तो अब इन आपका जो ये हमने सिद्धांत बताया, यानी कि जो हमने बातें बताई अब तक, इसमें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्लीडिंग का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीडिंग है, वह समाहित है, और इन्हीं बातों को हम एक एक करके तोड़ते हैं। आपका जो हमने अब तक बातें बताई उसको 4 भागों में हम बांटते हैं, यानी कि 4 भाग कौन कौन सा है। तो पहला आया कि प्लीडिंग में आप किसका उल्लेख करेंगे, तो पहला सिद्धांत है फैक्ट का उल्लेख करना है कि ला का, यानी कि विधि का उल्लेख करना है। तो बेरक से आप बताइए तो क्या दिया गया है। आपका तथ्य का उल्लेख करेंगे कि विधि का, यानी कि प्लीड फैक्ट नॉट द लॉ, यानी कि अभिवचन में चाहे वादी वाद पत्र दायर करे, प्रतिवादी लिखित कथन दायर करे, जब भी अपनी बातों को रखे, फैक्ट बताए, तथ्य बताए, घटनाओं का उल्लेख करे, इस घटना के आधार पर कौन सा कानून की कौन सी धारा लागू होती हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम बता दें, जैसे कि दूसरा इसमें उदाहरण, अभी हम व्याख्या करेंगे इसको। दूसरा इसमें आपका उदाहरण ये है कि एफआईआर पर आप अपना उदाहरण इसको सेट कर सकते हैं कि जब एफआईआर आप दर्ज कराने जाते हैं तो सेक्शन नहीं बताते, कौन सी आईपीसी की धारा अप्लाई होगी, आप ये नहीं बताते। आप क्या करते हैं कि आपके साथ जो घटना घटित हुई है उस घटना को हूबहू आप एफआईआर के रूप में लिखवा देते हैं। अब उस कथन के आधार पर कौन सा अपराध बनता है और आईपीसी की कौन सी धारा अप्लाई होती है, ये बाद में दरोगा जी क्या करते हैं, लिख देते हैं। सेम उसी प्रकार सिविल मामलों में भी आपको अपनी बातों को रखना है, उन बातों के आधार पर कौन सा कानून लागू होगा, उसकी कौन सी धारा अप्लाई करती हैं, ये पक्षकार का काम नहीं है, ये किसका काम है, न्यायालय का, आपका काम नहीं है। अब जब तथ्य आप प्लीड कर रहे हैं, ला नहीं कर रहे हैं, तो तथ्य में 2 प्रकार के तथ्य होते हैं। एक आपका मैटेरियल फैक्ट, यानी कि सारभूत तथ्य, और एक सेकेंडरी या गौण या सहायक या निकृष्ट तथ्य। यानी कि जैसे व्यक्ति 2 प्रकार का होता है,
एक आपका प्रसिद्ध व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, यानी कि जिसका करेक्टर हाई होता है, और एक व्यक्ति निकृष्ट प्रकार का होता है, जो कोई भी गलत काम करने में आपका संकोच जरा भी नहीं करता। उसी प्रकार जो फैक्ट होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक सारवान या सारभूत, सारभूत यानी कि मुख्य मुख्य बातें आपका, और दूसरा निकृष्ट बातें या सहायक बातें। तो अब समस्या ये आई कि जब आप फैक्ट को लिख रहे हैं तो आप कौन सा फैक्ट लिखेंगे, सारवान या सब्सटेंसिव फैक्ट प्लीडिंग में लिखेंगे, कि निकृष्ट या सहायक या फालतू। तो हमेशा दूसरा जो प्लीडिंग का आपका कह सकते हैं कि जो दूसरा नियम है वह ये है कि तथ्य में भी सभी तथ्यों को आप वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र में न लिखिए। तो कौन से तथ्यों को केवल लिखिए, तो उन तथ्यों को ही केवल लिखिए आपका जो मैटेरियल फैक्ट हैं, अर्थात जो सारवान या जो महत्वपूर्ण या सारभूत तथ्य हैं। तो प्लीडिंग का दूसरा नियम आया कि जो भी तथ्य लिखेंगे वह क्या होगा, सारभूत। तीसरा ये है कि जब आप प्लीडिंग कर रहे हैं तो तथ्य का प्लीडिंग करेंगे कि साक्ष्य का करेंगे। अब ये समस्या है यानी कि आप अपनी बात प्लीडिंग में रखेंगे कि आपके पास क्या क्या एविडेंस हैं, उसको भी बताना जरूरी है। तो फिर एक बार याद रखिए, केवल और केवल तथ्यों को लिखा जाएगा, न कि आपका साक्ष्य का, यानी कि तथ्यों का भी वचन किया जाएगा और क्या नहीं लिखा जाएगा, साक्ष्य को नहीं लिखना है, यानी कि विधि को भी नहीं लिखना है। आपके पास क्या एविडेंस मौजूद है वो भी नहीं लिखना है। यानी कि तीसरा पॉइंट ये आया कि तथ्य का अभिवचन करें, एविडेंस का नहीं, क्योंकि एविडेंस कब काम आएगा, जब मामला आगे बढ़ेगा। तो अब इसी में जो तथ्य, अब इसी को दो भागों में बांट देना है, यानी कि यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तथ्य में भी दो तथ्य होते हैं, आपका एक ऐसी बात या एक ऐसी चीज या एक ऐसे फैक्ट जिसे साबित करना है, यानी कि एक ऐसे तथ्य जिसे क्या करना है, साबित। ये पहला हो गया। और एक ऐसा तथ्य होता है जिसके माध्यम से साबित करना है। तो यही क्वेश्चन हम बताएंगे, अभी पहले लिख लिया जाए। पहला, वे तथ्य जिन्हें प्रूफ करना है, और दूसरा आपका तथ्य आया एविडेंस संबंधित तथ्य, यानी कि वे तथ्य जिनके माध्यम से बातों को साबित करना है। तो यहाँ दो भागों में आप बंटवारा करेंगे तथ्य को, एक आपका जिन्हें प्रूफ करना है और एक जिनके माध्यम से प्रूफ करना है। इसमें भी प्लीडिंग में कौन लिखा जाएगा, यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन है। यही लोगों को समझ में कम आता है। मैं फिर इसको तमाम जगहों से कोरिलेट करूँगा। पहले तो आपका कह सकते हैं कि चार जो सिद्धांत हैं वो तो अलग अलग किया जाए। तो ऐसी दशा में जिन्हें साबित किया जाना है उन्हें कहते हैं फैक्टा प्रोबेंडा, और जिनके माध्यम से साबित करना है उनको कहते हैं फैक्टा प्रोबेंसिया। अब उत्तराखंड ने ये बनाया कि प्लीडिंग में किसका उल्लेख करना आवश्यक है, फैक्टा प्रोबेंडा कि फैक्टा प्रोवेंसिया, यानी कि वे तथ्य जिन्हें साबित करना है कि वे तथ्य जिनके माध्यम से साबित करना है। तो रटे रहिए, वे तथ्य जिन्हें क्या करना है, साबित, माध्यम से नहीं। तो जिन्हें साबित करना है उन्हें उत्तराखंड फिर बनाया कि कहा क्या जाता है, तो भाई रटे रहिए, फैक्टा प्रोबेंडा
और जिनके माध्यम से साबित करना है उनको फैक्टा प्रोवेंशिया। इसका उत्तम उदाहरण एविडेंस में हम बताएंगे, धारा 5 में जोड़ेंगे। अंतिम आवश्यक तत्व यानी कि प्लीडिंग का ये 3 सिद्धांत हुआ। चौथा सिद्धांत ये है कि जो कथन होगा वह विस्तृत होगा कि संक्षिप्त होगा। संक्षिप्त होगा और जो भी आपका तारीख, जो भी संख्याएं और जो भी राशियां लिखी जाएंगी वह अंक में लिखी जाएगी कि शब्द में कि दोनों में, दोनों। यही आपका यानी कि आदेश 6 का जो नियम 2 है उसको हम तोड़े हैं बेयरेट को, और तोड़ते हुए 4 प्लीडिंग के सिद्धांत निकाले हैं। अब इनको पहले देखिए कह करके। पहला प्लीडिंग का सिद्धांत ये है कि अभिवचन आप यानी कि अभिवचन केवल आपका फैक्ट का किया जाएगा, ला का नहीं। यानी कि प्लीड फैक्ट नॉट द ला, ये पहला नियम है और कई जगह पूछा जाता है। यानी कि जब भी वादी, अब दोनों को लेकर चला जाए, जब भी वादी अपने वाद पत्र के माध्यम से अपनी बातों को न्यायालय में रखता है तो वादी के लिए यह आवश्यक है कि वह केवल तथ्यों का यानी कि आपका फैक्ट का या घटनाओं का वर्णन करे, न कि उन घटनाओं के आधार पर कौन सा कानून अप्लाई करता है उसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है। आपका तथ्यों के आधार पर कौन सी विधि की कौन सी धारा लागू होगी ये निकालना न्यायालय का कर्तव्य है, पक्षकार का नहीं। किसका कर्तव्य है? सेक्शन ऐड करना न्यायालय का। दूसरी बात ये आई कि तथ्यों का ही अभिवचन करिए, तो अब तथ्यों को 2 वर्गों में बांटिए, एक मैटेरियल फैक्ट, एक सारवान तथ्य, और दूसरा निकृष्ट तथ्य। निकृष्ट माने सेकेंडरी तथ्य। इसमें भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी बातें सारवान या महत्वपूर्ण या आपका सब्सटेंसिव हैं और कौन सी बातें सेकेंडरी हैं। यानी कि तथ्य बहुत ज़्यादा हैं तो सभी तथ्यों का झउआ भर न लिख दीजिए प्लीडिंग में, केवल उन तथ्यों को लिखिए जो महत्वपूर्ण हो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सभी बातें एक लिखते लिखते 2000-3000 पन्ने का प्लीडिंग ही तैयार कर लीजिए। इसीलिए आपका प्लीडिंग बहुत ज़्यादा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया है कि जो मैटर में, जो किसी मामले में मुख्य मुख्य बातें हैं, केवल उन्हीं बातों को आप क्या करिए, लिखिए। और जो सहायक बातें हैं, जो फालतू बातें हैं, उनको लिखिए कि न लिखिए, न लिखिए। अगर प्लीडिंग में कलंकात्मक बातें, फालतू बातें, अपमानजनक बातें लिख दी गई हैं तो आदेश 6 का नियम 16 कहता है कंपल्सरी अमेंडमेंट, अनिवार्य संशोधन, वैश्वासिक संशोधन, हर हाल में संशोधन। न्यायालय ऐसे प्लीडिंग को काट देने का आदेश देगा और अगर आप ऐसी बातों को अपने वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र से नहीं हटाते तो मुकदमा ही आपका खारिज हो जाएगा। यानी कि अपमानजनक बातें, कलंकात्मक बातें, आपका क्षुब्ध करने वाली बातें लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना है। और एविडेंस में इसको जोड़ा जाएगा कि अपमानजनक, क्षुब्ध करने वाली बातें पूछी जाएंगी कि नहीं, किसी गवाह से नहीं पूछी जाएंगी, बिना आधार की बातें नहीं पूछी जाएंगी। आगे बताएंगे हम। अभी आपका आएगा मामला। अभी आपका जो हम बता रहे हैं कि आपका मने ये सब न लिखिए, ये सब आगे आएगा आदेश 6 के किस नियम में? 16 में।
पिछली बार आदेश 6 का नियम 17 प्री में पूछा गया था, आदेश 6 का नियम 16 आपका बिहार और झारखंड में पूछा गया था। तो थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक चीज़ें बताई जाएंगी डिटेल में, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट आइए, क्योंकि सारवान तथ्यों का ही उल्लेख किया जाएगा प्लीडिंग में, तो तथ्यों में भी आपका केवल तथ्यों का ही उल्लेख करिए, आपका एविडेंस का नहीं। यानी कि आप प्लीड करिए लेकिन फैक्ट का प्लीड करिए, एविडेंस का नहीं। इसका मतलब थोड़ा समझिए, यही गलती होती है। और फिर एक बार हम बता रहे हैं कोरिलेट करके, आप अच्छे से जानिए। यानी कि तथ्यों का उल्लेख करिए, एविडेंस का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वादी वाद पत्र दायर करे या प्रतिवादी लिखित कथन दायर करे, रिटन स्टेटमेंट, तो उसमें केवल तथ्य के बारे में बताए, वो भी फालतू तथ्य नहीं। कैसे तथ्य? महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताए, उसके पास कौन कौन से एविडेंस इन बातों को साबित करने के लिए दिए गए हैं, उन बातों का वह प्लीडिंग में उल्लेख न करे। तो अब तथ्य का बंटवारा कर लेना है। जो तथ्य होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो वाकया कहिए, वह दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसी बातें, एक ऐसे तथ्य जिन्हें प्रूफ करना है, अर्थात जिनको साबित करना है, इनका लीगल नाम दिया जाता है फैक्टो प्रोबांडा। यानी कि आपका जिन्हें साबित करना है, फिर एक बार आइए, फैक्टा प्रोबांडा यानी कि जिन्हें क्या करना है, साबित करना है। क्या अभिवचन में इनका लिखा जाना आवश्यक है कि नहीं? तो इनका लिखा जाना क्या है, आवश्यक। और एक ऐसे तथ्य होते हैं जिनके माध्यम से इनको साबित किया जाता है, उसे हम कहते हैं फैक्टा प्रोवेंसिया या साक्ष्य संबंधित तथ्य। उनका अभिवचन में उल्लेख करना है कि नहीं? नहीं। इसको एविडेंस की धारा 5 से पहले जोड़िए, अच्छे से, वहां से भी याद रखिएगा, सेम नियम लागू होगा। आपका एविडेंस की धारा 5 पर पहले आइए, अच्छे से देखिए, सेम नियम वहाँ भी सेम सिद्धांत है कि एविडेंस की धारा 5 ये बताती हैं कि जब भी न्यायालय में एविडेंस पेश किया जाएगा, या तो फैक्ट इन इशू का किया जाएगा या रेलेवेंट फैक्ट का, यानी कि या तो विवादक तथ्य के का साक्ष्य पेश किया जाएगा या सुसंगत तथ्य का। तो जो ये विवादक तथ्य हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? मैं कई बार बताया हूँ कि एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा क्या करे, डिनाई। यानी कि कानूनी भाषा में जब किसी तथ्य को लेकर डिस्प्यूट हो, यानी कि एक पक्षकार प्राख्यान करे और दूसरा प्रत्याख्यान करे, यानी कि एक मांग करे और दूसरा क्या करे, इनकार, इसको फैक्ट इन इशू कहते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि सिविल मामला है, तो सिविल में ही देखा जाए, ए कह रहा है कि हजूर बी को हमने 5,000 रुपया उधार दिया था, और बी कह रहा है कि हमने ए से कोई पैसा उधार नहीं लिया था। तो 5,000 की डिमांड ए कर रहा है और बी क्या कर रहा है, डिनाई। तो डिमांड और डिनाई से जो निकलेगा वही फैक्ट इन इशू होगा, वही विवादक तथ्य होगा। इसी को साबित करना है, इसी पर निर्णय आएगा, इसी पर बहस होगी, इसी पर सुनवाई होगी, और ये आपका जो कहा जाएगा, ये फैक्टा प्रोबांडा कहा जाएगा। तो एविडेंस में भी याद रखिए, फैक्टा प्रोबांडा किसे कहते हैं?
सुसंगत तथ्य को कि विवादित तथ्य को, फैक्ट इन इशू की रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू। भाई फिर याद रखिए किसका उल्लेख आवश्यक है, फैक्ट इन इशू का कि रेलेवेंट फैक्ट का, फैक्ट इन इशू का। अब सीपीसी में आ जाइए, किसका अभिवचन में उल्लेख आवश्यक है, जिन तथ्यों को साबित करना है कि जिनके माध्यम से साबित करना है। हाँ भाई रटिए, इनको कहा क्या जाता है लीगल भाषा में, फैक्टा प्रोवेंडा। एविडेंस में क्या है इसका नाम, फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। अब फिर धारा 5 चाहिए दूसरे नियम पर। धारा 5 एविडेंस की ये बताती है कि ऐसे तथ्यों को भी एविडेंस में हम पेश कर सकते हैं जिन्हें ए तस्मीन पश्चात, ए तस्मीन पश्चात मतलब धारा 6 के बाद रेलेवेंट घोषित किया गया है, उचित घोषित किया गया है, सुसंगत घोषित किया गया है। तो धारा 5 के बाद कौन सी धारा अध्याय 2 में एविडेंस की, 6 से लेकर कहाँ तक, 55। भाई कहाँ से कहाँ तक है। अब यही क्वेश्चन 2-3 निकालिए तब हम बताते हैं। देखिए अगर आ जाए बिहार ये मेंस का क्वेश्चन है कि तथ्यों की सुसंगत और सुसंगत तथ्य में क्या अंतर है, तो तथ्यों की सुसंगत के विषय में पूछे तो आप 5 से लेकर 55 मारेंगे और दे दे आपका रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य केवल दे दे तो 5 से न मारिएगा, 6 से कहाँ तक। तो जो ये 6 से 55 तक की बातें हैं यह एविडेंस की बातें हैं, ये साक्ष्य की बातें हैं और इनके माध्यम से विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित किया जाता है। इन्हें साक्षिक तथ्य कहते हैं, एविडेंशियल फैक्ट कहते हैं और प्लीडिंग, इन्हें जो लीगल नाम दिया गया है 6 से 55 तक में, फैक्टा प्रोवेंसिया। फैक्टा प्रोवेंसिया का मतलब ये हुआ कि जो 6 से लेकर 55 तक में सुसंगत तथ्य दिए गए हैं ये साक्ष्य संबंधित तथ्य हैं, इनके माध्यम से विवादक तथ्य को प्रूफ किया जाता है। तो क्या इनका उल्लेख अभिवचन में किया जाना आवश्यक है कि नहीं है, जो बातें 6 से लेकर कहाँ तक दी गई हैं, 55, बताइए आवश्यक है कि नहीं। तो इनको लीगल भाषा में क्या कहा जाएगा, फैक्टा प्रोवेंडा कि फैक्टा प्रोवेंसिया। फैक्टा प्रोवेंसिया ये वे माध्यम हैं जिनके माध्यम से फैक्ट इन इशू सही है कि गलत है, इस बात को क्या किया जाता है, साबित। अब आ जाइए फिर एक दूसरा उदाहरण देखिए आपका धारा सेक्शन एविडेंस के 8 पर हम उठाते हैं और 9 पर भी। एक व्यक्ति चाय पी रहा था, तब तक 2 लोग गए और ये कहे कि कल जो अपराध हुआ था उस अपराधी को खोजने के लिए पुलिस 2-4 मिनट में यहाँ आ रही है। यह सुनते ही वह आधी कप चाय पिया था, आधी वहीं धीरे से रख के और चंपत हो गया धीरे से बिना बोले। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्ती आचरण में आएगा कि पश्चातवर्ती। तो घटना के पहले का कंडक्ट है कि बाद का, बाद का तो कौन है, पश्चातवर्ती। किस धारा में आपका रेलेवेंट होगा, 8 में। अब ये जो बातें हैं कि घटना के बाद वह चर्चा चल रही तो वहाँ से गायब हो गया, ये लिखा नहीं जाएगा प्लीडिंग में। ये जो बातें हैं ये फैक्टा प्रोवेंसिया हैं और इनके माध्यम से विवादक तथ्य को क्या किया जाता है, साबित कि ये अपराध किया। फिर एक बार आइए बैक होइए, अगर वह ऐसी बातें कहने पर वहाँ से फरार हो गया तो एक इंडिकेशन मिलता है, एक अनुमान मिलता है कि हो सकता है कि इसने अपराध किया हो। तभी तो यहाँ से हुआ कि पुलिस आ रही है तो क्या हुआ, फरार। लेकिन
इस अनुमान का, इस इंडिकेशन का वह खंडन कर सकता है, कंट्राडिक्शन कर सकता है और यह दिखाकर कि भले हम चले गए, हमारा अर्जेंट काम आ गया, अतः मैं चला गया, तो कंट्राडिक्शन करिए तो अगली धारा आ जाए एविडेंस की 9। यानी कि बताने का मतलब ये आया एक लाइन में कि जो फैक्टा प्रोबेंडा होता है उसी को प्रूफ करना है, उसी को प्लीडिंग में लिखना है और इसे कहा जाता है फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। और जो फैक्टा प्रोवेंसिया होता है उसको हम कहते हैं, आपका कह सकते हैं कि ऐसे तथ्य जिनके माध्यम से विवादक तथ्य को साबित करना है, इनको प्लीडिंग में लिखा नहीं जाता। तो भाई तथ्य को हमने दो भागों में बांटा, किनको प्लीडिंग में लिखना आवश्यक नहीं है, फैक्टा प्रोवेंसिया, और किनको लिखना आवश्यक है, फैक्टा प्रोबेंडा। अब किसी के मन में संदेह हो तो बताइए, क्योंकि कठिन क्वेश्चन आता है और इसमें 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत ही करके आते हैं। अगर जरा भी संदेह हो तो दोबारा हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती यहाँ से क्षम्य नहीं है। मैं फिर बता दूं, अगला देखिए, चौथा जो आपका सिद्धांत है, आपका फिर देखिए जो चौथा आपका सिद्धांत है वह सिद्धांत ये है कि जब भी आप प्लीडिंग करिए तो अपनी बातों को शॉर्टकट में लिखिए, संक्षिप्त लिखिए। यानी कि अब इतना भी संक्षिप्त न लिख दीजिए कि पूरी कहानी ही मालूम न हो। यानी कि आप पूरी कहानी लिखिए लेकिन बातों को क्या रखिए, संक्षिप्त ही रखिए, अथाह न लिखिए। आपका दूसरी बात यह है कि जब भी आप तारीख लिखिए, राशियां लिखिए या संख्याएं लिखिए तो वह अंक में भी लिखिए और शब्द में भी। इससे ये होता है कि अगर कहीं आपका मिस हो गया अंक में तो शब्द देख लिया जाएगा। तो आप देखे होंगे, चाहे ड्राफ्ट हो, चाहे चेक हो, और चाहे आपका इकरारनामा हो, चाहे आपका विक्रय विलेख हो, पट्टा विलेख हो, हर एक जगह एक बार देखिएगा कि जो भी आपका ये तारीख इत्यादि लिखी जाती हैं वह आपका अंक में भी लिखी जाती हैं और किस में, शब्दों में। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए लिखी जाती हैं कि अगर डिफरेंस, एक तो आपका मिसयूज करने का आपका विकल्प कम हो जाता है, क्योंकि अगर 5,000 लिखा गया है और आप 50,000 बना दिए तो शब्द में तो काट पीट करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 5,000 ही रहेगा। 50 बढ़ाने के लिए या तो व्हाइटनर लगाइए या कुछ और काम करिए या ब्लेड से क्या करिए, फुरुत दीजिए तो पता लग जाएगा। भाई भाई वो मार्कशीट में ऐसा ना करिएगा, गलत हो गया तो हो गया, ये नहीं कि व्हाइटनर और ब्लेड लगा दीजिए तो कॉपी भी रिजेक्ट हो जाएगी। आप गलत हो गया तो हो गया, अगले क्वेश्चन को देखिए। ये सब कार्य न करिए, मैं फिर बता रहा हूँ। और परीक्षा हाल पर समय से पहुँचिए, जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके पहले पहुँचिए, क्योंकि बिहार में 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम थी, 9:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था और 8:30 तक जो नहीं पहुंचा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लाख लोग मिन्नतें करते रहे, कोई असर एग्ज़ाम सेंटर वालों पर नहीं पड़ा और तमाम लोग परीक्षा से पहले दिन वंचित हो गए। तो भाई आपका पहले दिन वंचित हो गए, और सतर्क भी रहना, ये नहीं कि आपका जो टाइम दिया हो उसके पहले ही आप क्या करिए, सेंटर पर पहुंच जाइए, धावा बोल दीजिए जो उसे कहा जाता है। अब ये नहीं कि बिहार में लोग सबक सीख चुके हैं कि चलो चाय पी लें तो यहाँ पंचौरा कर लें, तो यहाँ चाय पर चर्चा कर लें, बस 5 मिनट लेट हुआ तो गेट क्या हुआ, एकदम 8:30 बजे बंद। एक दो लोग कोचिंग के भी आपका फंस गए इसी में। भाई ऐसा न हो, आप समय से पहुंचिए। फिर अगला नियम देखिए आपका, अगर हम बता रहे थे एनआईए में कि अगर अंकों और शब्दों में डिफरेंस हो कहीं भी तो कौन प्रिवेल करेगा, आपका शब्द करेंगे।
आपका अंक नहीं। इस प्रकार प्लीडिंग के 4 सिद्धांत निकले और चारों याद रखिए। फिर हम एक बार बता दें कि अभिवचन केवल तथ्य का किया जाएगा, विधि का नहीं। वो अपवाद थोड़ा बहुत बताया जाएगा। दूसरा, तथ्य में भी कैसे तथ्य का, मैटेरियल की सेकेंडरी यानी कि सारवान मैटेरियल। तीसरा, तथ्य का अभिवचन करिए, साक्ष्य का नहीं। तो इसमें हमने 2 भागों में बांटा था, एक आपका फैक्टा प्रोबेंडा और दूसरा फैक्टा प्रोबेंसिया। फैक्टा प्रोबेंडा विवादक तथ्य, उसका उल्लेख करना पड़ेगा, और जो जिनके माध्यम से साबित करना है वैसे सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। इनको प्लीडिंग में लिखना आवश्यक नहीं, फैक्टा प्रोबेंसिया। और चौथा, कथन कैसे लिखे, संक्षिप्त की विस्तृत, और जो भी हो आपका अंक और शब्द दोनों। अब आइए देखा जाए आपका अल्टरनेटिव प्लीडिंग, थोड़ा एक दो समझना है। अल्टरनेटिव प्लीडिंग क्या होती है? तो पहले तो अनुकल्पी, अनुकल्पी यानी कि वैकल्पिक। तो क्या वैकल्पिक प्लीडिंग की जा सकती है कि नहीं, इस पर थोड़ा गौर करिए। ये है नहीं भाई, बेरेक्ट में नहीं है, वो ऐसे देखिए बेरेक्ट में नहीं मिलेगा आपका, बेरेक्ट में नहीं, किताबों में है। देखिए आपका पहले अल्टरनेटिव प्लीडिंग थोड़ा समझिए। अल्टरनेटिव प्लीडिंग मतलब वैकल्पिक अभिवचन, या आपका क्या वैकल्पिक अभिवचन किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि जब वादी अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए एक से अधिक आधारों को उठाता है कि हजूर इस आधार पर हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, या इस आधार पर दीजिए, इस आधार पर, तो उसे हम अल्टरनेटिव प्लीडिंग कहते हैं। या जब प्रतिवादी वादी के दावे का विरोध करता है और एक से अधिक आधारों को, तर्कों को रखता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव प्लीडिंग। अब इसके लिए एक एविडेंस में के देखिए, थोड़ा समझाइए, पहले मैंने आपका समझिए भाई, एक दो उदाहरण से समझिए, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक आपका अनुकल्पी, आपका प्लीडिंग का, अनुकल्पी वचन का और अनुकल्पी तर्क का। देखिए ध्यान से, 2 उदाहरण मैं बताऊंगा। एक उदाहरण आर बनाम वेडिंग फील्ड के वास्ते जस्टिस काकबर्न का। एक उदाहरण हम कॉन्ट्रैक्ट का लेंगे 57 से, यानी कि अल्टरनेटिव वचन है और उसमें एक शाखा अवैध है, तो क्या होगा, और अंत में सीपीसी में आएंगे। देखिए अल्टरनेटिव मतलब इस आधार पर या इस आधार पर। तो पहले केस देखिए आपका क्या हुआ था, उसके बाद इसमें 2 आधार हम बता रहे हैं। आर बनाम वेडिंग फील्ड के बाद में आपका वेडिंग फील्ड पर इल्जाम था कि उसने एक स्त्री की गला काट कर हत्या की। वह इस कमरे में वेडिंग फील्ड ने गला काटा था। वह स्त्री कमरे से बाहर आई और अपनी चाची से कही कि ओ माय डियर आंटी, देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या हालत कर दी है। उसके बाद वह मर गई। तो ऐसी दशा में अब जो अभियोजन है वह एक से अधिक प्लीडिंग करता है। देखिए क्या क्या प्लीडिंग अभियोजन कर रहा है, इसी को वैकल्पिक हम क्या कहते हैं, प्लीडिंग। पहला ये कर रहा है कि हजूर इसे डीडी मान लिया जाए, यानी कि डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, और दूसरा रेस जेस्टे माना जाए, यानी कि एक ही समव्यवहार का भाग। तो भाई पहला, अब बताइए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव माने विकल्प के रूप में, हजूर इसे, उसके कथन को एक ही समव्यवहार का भाग मानिए और अभियुक्त को दंडित करिए। या ऐसे कथन को, या लगा दिया गया तो अल्टरनेटिव, ऐसे कथन को डीडी मान लीजिए, डाइन डिक्लेरेशन मान लीजिए,
मृत्युकालिक कथन मानिए, मृत्युशैया का कथन मानिए और इस आधार पर वेडिंग फील्ड को क्या करिए, सजा दीजिए। तो बताइए कितने आधार उठाए गए? दो। अल्टरनेटिव उठाए गए कि नहीं? क्या उठाए जा सकते हैं कि नहीं सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में देखा जाए क्या हुआ। इस केस में आपका होता क्या है, इस वाद में जो पहला तर्क अभियोजन या प्रोसिक्यूशन ने उठाया था वह रेस जेस्टे का उठाया। एक ही संव्यवहार का भाग या एक ही घटना का भाग। न्यायालय से डिमांड की गई कि हजूर, घर में गला काटा गया और आंगन में वह दौड़ते हुए आई, आंगन में अपने चाची से बताई, तो जो उसने बातें चाची से बताई हैं वह एक ही घटना का क्या माना जाए, भाग, और वेडिंग फील्ड को सजा दी जाए। तो रेहजेस्टे की संकुचित व्याख्या की गई, नैरो इंटरप्रिटेशन काकबर्न द्वारा किया गया और कहा गया कि जिस समय गला काटा जा रहा था अगर उसी समय वह चाची से कही होती तब एक ही घटना का क्या होता, भाग। गला काटा गया घर में और कथन कहाँ कही है, आंगन में, अतः ये रेहजेस्टे में नहीं आता। अब ये अलग बात है कि आपका रटन बनाम क्वीन के केस में जस्टिस बिलवर फोर्स ने इसमें सुधार किया, वो अलग बात है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में ये शब्द ही यूज नहीं हुआ है। या तो उसी समय या उसी स्थान पर या भिन्न भिन्न समयों पर और भिन्न भिन्न स्थानों पर कथन किए गए हों, कार्य किए गए हों, इससे मतलब नहीं है, बस वह घटना से क्या हो, जुड़ा हो। तो बताइए भारत में उदार व्याख्या की गई है क्योंकि भिन्न भिन्न जगहों पर अगर भारत में ये रहता तो धारा 6 में रह ज्येष्ठे के रूप में क्या हो जाता, स्वीकार। वो तो आगे बताया जाएगा। दूसरा, जब पहला तर्क विफल हो गया तो विकल्प एक रखा जाता है, जैसे कि आपका यूक्रेन ने विकल्प रखा है, ये तर्क विफल हो जाए तो ये तर्क। रूस ने भी विकल्प रखा है, सभी लोग विकल्प रखते हैं कि ये तर्क अगर विफल हो गया तो हम इस तर्क के आधार पर अपने क्या करेंगे, पक्ष में फैसला लेंगे। उसी को अल्टरनेटिव प्लीडिंग कहते हैं भाई, उसी को कहते हैं और कोई नहीं। तो अल्टरनेटिव में आइए दूसरा देखिए। जब एक तर्क विफल हो गया तो दूसरा तर्क उठाया जाता है विकल्प के रूप में कि हजूर, इस महिला द्वारा किए गए कथन को आप डीडी, डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन मान लीजिए, मृत्युशैया का कथन मानिए। तो मृत्युशैया का कथन क्या है, अब एक लाइन तो बताना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मर गया हो और मरने के पहले या तो उसने अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो, अर्थात उस कंडीशन, उस हालात के बारे में बताया हो जिस हालात में उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसा कथन आपका डीडी उसका मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। यदि न्यायालय की राय में सत्य है, यह कथन विश्वसनीय है, स्वैच्छिक है, तो न्यायालय केवल इसी आधार पर अभियुक्त को क्या दे सकता है, सजा। इंग्लैंड और भारत में 5 अंतर हैं, लेकिन एक अंतर हम बता रहे हैं। इंग्लैंड में ये है कि जिस समय मृत्युकालिक कथन किया जा रहा था, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसे आपका पूर्ण आशंका या प्रत्याशंका होनी चाहिए, पूर्ण आशंका, पूर्ण विश्वास हो कि कथन करने के बाद हम क्या होंगे, मर जाएंगे। भारत में ऐसा नहीं है, चाहे भारत में विश्वास उसे हो या न हो, वह कथन मृत्युकालिक कथन क्या होगा, माना जाएगा। अब क्वेश्चन पर आइए, माने केस पर।
जब ये दूसरा तर्क उठाया गया तो जस्टिस काकबर्न ने ये कहा कि जिस समय औरत अपनी चाची से ये शब्द कह रही थी, मरने की पूर्ण आशंका उसके मन में नहीं थी कि कथन करने के बाद हम क्या होंगे, मर जाएंगे। अतः डीडी के रूप में भी यह कथन एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो आपका व्यक्ति की जब हैसियत बदल जाती है तो उसका विचार भी बदल जाता है। इस केस से अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। बिहार में पूछा गया चित्त विकृतता या अनसाउंड माइंड, तो जो 84 आईपीसी में मैकनाटन जो अभियुक्त था, उसके वकील काकबर्न थे। याद रखिएगा कौन थे, काकबर्न। और बाद में यह क्या बन गए, जज। तो जब वकील थे तो इतना बहस किए कि मैकनाटन को बचा लिए, और जब जज बन गए तो व्याख्या करना था कानून की, तो संकुचित दृष्टिकोण अपनाए। तो हैसियत जब व्यक्ति की चेंज हो जाती है तो उसका दिमाग और विचार भी क्या होता है, बदल जाता है। ये सबसे उत्तम उदाहरण है काकबर्न का। फिर दूसरा देखा जाए आपका, अब सिविल मामले में आइए। अल्टरनेटिव, बस एक लाइन जानना है, अल्टरनेटिव प्लीडिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, बस ये आइए। अब दूसरा नियम देखिए सीपीसी में। ये चाहता है कि बी के पास जो जमीन का कब्जा है उसे हमें दिया जाए। तर्क देखिए क्या उठाता है कि हजूर बी के पिता ने हमें वसीयत लिखी थी, इस आधार पर हमें दिया जाए। ये पहला तर्क हो गया। दूसरा तर्क उठाता है कि बी के पिता ने हमें ये जमीन बेच भी दिया था, तो इस आधार पर हमें वह जमीन क्या किया जाए, दिया जाए। तो बताइए कितने तर्क उठाया, दो। एक तो क्या कहा कि हम वसीयतदार हैं, हमें दिया जाए। दूसरा क्या कहा कि कह सकता है कि हम ही मने हम खरीदे हैं, हमें दिया जाए। तो क्या इन दोनों तर्कों को उठाया जा सकता है कि नहीं विकल्प के रूप में, बताइए आप लोग। उठाया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव प्लीडिंग, वैकल्पिक अभिवचन, यानी कि विकल्प के रूप में। अब आइए असंगत अभिवचन। असंगत का मतलब जो एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी। तो फिर एक बार याद रखिए, असंगत अभिवचन भी किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे अभिवचन न करिए जो एक दूसरे के क्या हो, विरोधी। यानी कि पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3 में अलग अलग आधारवादी ने उठाया, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो क्या ऐसा अभिवचन किया जाना चाहिए, नहीं। तो आगे चलिए आपका इस प्रकार आपका। अब आइए आदेश 6 का नियम 2 देखिए भाई, 3 देखिए। आदेश 6 का नियम 3 देखिए, अभिवचन का प्रारूप ये छोड़ देना है आपका। आदेश 6 का नियम 4, जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना। अब आ जाइए, यानी कि जो हल्का सा आपको देखना है वह आदेश 6 नियम आपका 4 देखना है। देखिए क्या कहता है, उन सभी मामलों में जिनमें अभिवचन करने वाला पक्षकार किसी दुर्व्यपदेशन, कपट, न्यासभंग, जानबूझकर किए गए डिफॉल्ट या असम्यक असर के अभिभाग पर निर्भर करता है, और अन्य सभी मामलों में जिनमें उन विशिष्टियों के अलावा विशिष्टियां जो पूर्वोक्त प्रारूपों में उदाहरण स्वरूप दर्शित की गई हैं आवश्यक हो, अभिवचन में वे विशिष्टियां यदि आवश्यक है तो तारीखों और मदों के साथ कथित की जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादी ये कहता है कि प्रतिवादी ने हमारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया, अभी हमने भागीदारी में बताया, अभी हम क्या कपट किया है, व्यतिक्रम किया है, हम पर असम्यक असर डाला, तो ये बातें
प्लीडिंग में लिखी जाएंगी कि नहीं, बताइए, लिखी जाएंगी। कपट किया तो किस तारीख को किया, और कपट किया तो कितना रकम अगर है तो कितने रकम का किया, वो भी लिख दीजिए। और तारीख और रकम आपका अंक में भी लिखिए, और किस में, शब्द में। अब आइए इसमें दो तीन उदाहरण देखा जाए। देखिए, किस ढंग से कपट किया, वह ढंग नहीं लिखना है, क्योंकि वह साक्ष्य का नियम है और वह न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। आप सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि अभी भागीदारी पढ़े हैं तो उसी से उठाया जाए। धारा 28 से ए एक व्यक्ति है, बी को व्यपदेशित करता है कि मैं फर्म का भागीदार हूँ, तुम फर्म को 2000 रुपया उधार दे दो। बी इस पर विश्वास किया और फर्म को 2000 रुपया क्या दे दिया, उधार। अब आप लोग बताइए, अब बी फर्म और ए के खिलाफ पैसे के लिए मुकदमा करता है, वाद पत्र दायर करता है, तो वाद पत्र में उसे लिखना होगा कि हजूर, हम व्यपदेशित हो गए थे, ए ने हमें व्यपदेशन किया था और इस व्यपदेशन पर विश्वास करके फर्म को हमने 2000 रुपया इस तारीख को क्या दिया, उधार। अब व्यपदेशन कैसे किया गया, क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, ये डिटेल में नहीं लिखना है। ये तो डिटेल में जब मुकदमा चलेगा तो कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, साबित कि लिखित में कथन की, लिखित में हमें व्यपदेशित किया गया, कि मौखिक, कि ए ने आचरण द्वारा किया। ये लिखना नहीं है, ये कहाँ साबित करना है, कोर्ट में। बस इतना दिखा दीजिए कि हमें क्या किया गया, व्यपदेशित, या हमारे साथ क्या किया गया है, फ्रॉड, या हमारे साथ क्या किया गया है, असम्यक असर। धारा नहीं लिखना है। फिर हम बता दें, सेक्शन नहीं लिखना है। एक और उदाहरण देखिए, एक और असम्यक असर का देखा जाए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सबसे अच्छा उदाहरण गुरु चेला का मिलता है इसमें। मान लीजिए ए गुरु है और बी चेला है। ध्यान समझिए, अब चेला, गुरु ने क्या काम किया कि चेला की इच्छा को डोमिनेट किया। डोमिनेट किया माने अधिशासित किया। चेला की इच्छा को दबा दिया, कुचल दिया, और कुचल कर जो 1 लाख का घोड़ा था वह 1000 रुपया में गुरु ने खरीद लिया। फिर चेला मुकदमा करता है कि हजूर गुरु, हमारा इच्छा को दबाकर और हमसे अनुचित फायदा उठाए हैं, अतः ये संविदा रद्द की जाए, हमें घोड़ा दिलवाया जाए। तो चेले को क्या लिखना पड़ेगा, कि क्या सेक्शन ऑक्शन लिखना पड़ेगा कि कैसे असम्यक असर किए, नहीं, बस ये लिख दे वाद पत्र में कि गुरु ने इस तारीख को हम पर असम्यक असर डाला। धारा और नहीं लिखना है, क्योंकि ला नहीं लिखना है। और असम्यक असर डालकर इस तारीख को 1 लाख का घोड़ा कितना में ले लिया, 1000। लेकिन रकम लिखिए तो शब्द में भी और किस में, अंक में। तारीख लिखिए तो भी क्या, शब्द और अंक में। बस इतना ही पर्याप्त होगा। अगला देखिए आपका आदेश आपका 6, नियम 6 आपका ये भी पूछा गया है। कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि पूर्वभाव्य शर्त। अब यह है कि अगर कोई संविदा या कार्य आपका पूर्वभाव्य शर्त पर आधारित था, कंडीशन प्रेसिडेंट पर आधारित था, तो क्या उसे प्लीडिंग में लिखा जाएगा कि नहीं, लिखा जाएगा। अब पूर्ववर्ती शर्त भाई आपको बताना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि आपका पूर्वभाव्य शर्त कंडीशन प्रेसिडेंट जानेंगे तभी तो आपका। देखिए देखिए आपका इसको जाना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। टीपीए की धारा 26 और 29, दो धाराएं हम उठा रहे हैं। एक होता है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि पूर्ववर्ती शर्त। पूर्ववर्ती शर्त में पहले शर्त का पालन होगा और तब आपको हित मिलेगा। और कंडीशन प्रेसिडेंट है तो जैसे इस शर्त का पालन हुआ,
हित विफल हो जाएगा, आपका हित छिन जाएगा। अतः पूर्ववर्ती शर्त का पालन सारतः करना है, यानी कि सब्टेंसिव रूप से करना है, अक्षरशः नहीं। और पश्चातवर्ती शर्त का पालन अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड करना है। ये कहाँ दिया गया है? पूर्ववर्ती शर्त टीपीए की धारा 26 और पश्चातवर्ती शर्त 29। तो यहाँ जोड़ सकते हैं पढ़ते समय। एक बार टीपीए की कौन सा सेक्शन आप अप्लाई करेंगे? 26। पहले एक उदाहरण देखिए। ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा अगर तुम 1 मिनट में आपका 200 मीटर दौड़ जाओ। तो पहले दौड़ना है कि पहले 5,000 मिल जाएगा? तो पूर्ववर्ती शर्त का पालन ही नहीं किया, मुकदमा कर दिया कि हमें 5,000 रुपया क्या किया जाए। तो तुरंत प्रतिवादी कहेगा कि हजूर ये जो पैसा था ये कंडीशन प्रेसिडेंट पर आधारित था, इन्होंने तो पूर्ववर्ती शर्त का क्या नहीं किया? पालन, अतः मैं 1 पैसा इनको नहीं दूंगा। एक लास्ट में उदाहरण हम बताते हैं, तो आगे कल भाई बताया जाएगा, क्योंकि 12 भाई बनने भी वाला है। लास्ट में उदाहरण आपका पूर्ववर्ती शर्त का तो तमाम उदाहरण है। एक आपका जो लास्ट में उदाहरण 1-2 बार मैं ये बताया हूँ, सबसे उत्तम उदाहरण ये माना जाता है, सोशल मीडिया पर भी चलता रहता है। एक पुरुष था जिसका विवाह हुआ था, वह निकम्मा टाइप का था, दिन भर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहता था। जैसे आजकल के आपका जो नौजवान है, पढ़ाई में कुछ लोग कम ध्यान देते हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा। भाई अब समय आ गया है, थोड़ा सोशल मीडिया पर कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर ज़्यादा, क्योंकि 5-6 माह बाद पूरा समय सोशल मीडिया का ही रहेगा। तो फिर एक बार देखिए। अब एक व्यक्ति दूसरा एक व्यक्ति है जो तालाब है और तालाब में मगरमच्छ है, वह शर्त लगाता है कि जो व्यक्ति इस तालाब को तैरकर पार कर जाएगा उसे मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। भाई पब्लिक नोटिस जारी हो गई, पेपर में निकलवा दिया गया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। लोग हजारों लोग आए और तालाब के किनारे खड़े हो गए, लेकिन किसी की डरवश हिम्मत नहीं हुई कि तालाब में कूद जाए। तो पलक झपकते ही कहा जाता है ना, यानी कि आंख बंद करते ही, इसको कहते हैं प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टिया सकृत दर्शने, यानी कि सरसरी तौर पे, यानी कि एक पल में कहा जाता है कि एक पल में लोग, एक पल में आवाज आती है छपाक से और एक व्यक्ति आपका देखते देखते हैं लोग, तो एक व्यक्ति तैरने लगता है उसमें और तैर कर किसी तरह आपका नीचे ऊपर होते हुए बैतरणी पार कर लेता है, यानी कि मगरमच्छों से बचते हुए तालाब को क्या करता है? पार, जान बच जाती है। तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट हैं, पहले शर्त पालन करो तब 5 लाख रुपए के क्या हो गए। अब आगे कहानी बढ़ाया जाए, तब तक मीडिया वाले आ जाते हैं, खोजी कुत्ते जो रहते हैं आपका, देखते हैं भारत में मीडिया बचाएंगे नहीं, लेकिन आपका मरे हुए व्यक्ति का क्या दिखाएंगे? चित्र। तो आपका पूछने लगते हैं कैसे पार कर गए, कैसे पार कर गए, तुम तो बहुत बहादुर हो, ये हो वो हो। तो आपका जैसे कि आपका कैसे पार कर गए, तो वो सन्न रह गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यानी कि जब नहीं बोल पा रहा था तो उसकी वाईफाई सामने मीडिया की, और कहा कि ये निकम्मा कहाँ पार कर पाता, वो तो ये दिन भर घूमता रहता है, इधर उधर टहलता रहता है, मैं ही इसे धक्का दे दी थी कि चलो अगर मर जाएगा तो बीमा का 5 लाख पा लेगा और जिंदा बच जाएगा तो 5 लाख इनाम पा जाएगा। तब दोनों हाथों में लड्डू, खुद तो काम किया तो 5 लाख मैं ही इसे क्या की थी? धक्का दी थी, 5 लाख इधर और 5 लाख उधर। तो आप लोग बताइए, अगर कोई संविदा, कोई घटना कंडीशन प्रेसिडेंट पर आधारित है, तो पूर्ववर्ती शर्त को लिखना आवश्यक है कि नहीं है? हजूर पूर्ववर्ती शर्त ये थी
अब इस शर्त का पालन हुआ कि नहीं, तो प्रतिवादी कहेगा कि इन्होंने क्या नहीं किया, पालन ही नहीं, तो पैसा कैसा। और ये कह रहा है कि हमने पालन किया। तो पूर्ववर्ती अगर शर्त लगी है आपका किसी संविदा समव्यवहार में, तो उसका भी उल्लेख किया जाना प्लीडिंग में क्या है, आवश्यक। तो कल आगे बढ़ाया जाएगा आपका कोर्स भाई। अभी जाग्राफी चलेगी भाई। हाँ भाई, इंडियन जाग्राफी आपका 17 तारीख से चलेगा। तो जो लोग भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं, जे में है, चूंकि एपीओ में विश्व का भूगोल था, तो 17 तारीख से 12 से 1 बजे तक इंडियन जाग्राफी की क्लास शुरू होगी। क्योंकि भाई वैकेंसी आने वाली है, जिसको देना हो अपना पढ़ ले, सही रहेगा, 1 माह कम से कम। अभी चलेगा भूगोल भाई आपका, 5 मिनट बाद।